तो बच्चे कल हम क्या पढ़े थे? कल हम पढ़े थे, मैं कहने जाऊँ आप हार्मोन एक्शन, और कौन से हार्मोन का मैंने कल पढ़ा दिया था? प्रोटीनेसियस हार्मोन, जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके साथ समस्या है। क्या समस्या है? वो सेल को डायरेक्टली एंटर करके अंदर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है वो हार्मोन? क्योंकि वो प्रोटीन का बना हुआ है और सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है। तो कैसे जाएगा अंदर? सेल मेम्ब्रेन तो मेनली लिपिड ही लिपिड है, तो वो नहीं जाने देती अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करेगी भाई हार्मोन? अपना एक्शन कैसे दिखाएगी? तो बोली चलो भाई, प्रोटीन के ही बने हुए सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं सरफेस रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। उससे हार्मोन बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ सिग्नल भेजता है, अंदर बनता है सेकेंडरी मैसेंजर। हमने एफएसएच का एग्जांपल लिया था, साइक्लिक एएमपी होता है सेकेंडरी मैसेंजर। और उसके बाद वो साइक्लिक मैसेंजर क्या करता है? प्रोटीन बनाने वाले सारे एंजाइम को एक्टिव कर देता है, और प्रोटीन बनाने वाले सारे एंजाइम जब एक्टिव हो जाते हैं तो धराधर प्रोटीन बनता है। तो ये तो क्या हुआ? बायोकेमिकल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस। और उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन बनेगा तो सेल का ग्रोथ होगा, कंटेंट बढ़ेगा, फिर सेल डिवाइड कर जाएगी। तो फॉलिकुलर सेल्स का पहले ग्रोथ होगा और तब जाके डिवीजन भी होगा। ये सब था किसका एक्शन? प्रोटीनेसियस हार्मोन, जो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन? स्टेरॉयड हार्मोन। अभिषेक बच्चा बताएगा कौन कौन स्टेरॉयड हार्मोन है, नाम बताओ। कौन कौन स्टेरॉयड हार्मोन है? सर सेक्स हार्मोन, हाँ, और सर एंडोरिन कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेक्स हार्मोन में कौन कौन से थे? ईरान बताएगा। एस्ट्रोजन और मेल में बताओ। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। बताओ रीवा। टेस्टिस से सीक्रेट होता है एंड्रोजन, और ओवरी से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या बोल रहे? तुमको पता भी है? लोग सुनेंगे हंस के। सोचो तो क्या बोले तुम अभी? सर मतलब हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टिस से। टेस्टिस से एस्ट्रोजन है ना, और ओवरी से एंड्रोजन बोले। टेस्टिस से एंड्रोजन बोले, अब बोल रहे हैं एंड्रोजन। नहीं, उस समय भी बोले थे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से एंड्रोजन और ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब सही है। अच्छा ज्योति बताओ, उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन मैंने कल बताए थे? एड्रेनल कॉर्टिकॉइड से हो रहा था। बताओ 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 बताओ। सर एक कॉर्टिसोल था। चलो समझ में आ गया है। तो कल वो आपको मैंने हार्मोन का सारा नाम बताया था, कौन कौन स्टेरॉइड होता है और कौन कौन प्रोटीनेसियस होता है। तो मैंने कहा था आप तो स्टेरॉइड हार्मोन याद रखो, प्रोटीनेसियस अपने आप याद रह जाएंगे, लेकिन उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो इसमें आपको मैंने बताया था कौन कौन? सेक्स हार्मोन, सीधा सेक्स हार्मोन बोल दूं, और क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एसी हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। अब सारे नाम मैं लिखने वाला हूँ नहीं, उतना बेरोजगार में हूँ नहीं, ठीक है, आप समझ जाना। चलो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपकी देखो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन के एक्शन होते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वैसा ही होता है एक्शन। तो आपकी एनसीईआरटी ने क्या क्या, मैंने बोला ना, आपकी एनसीईआरटी ने एंडोक्राइन में रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट बताना स्टार्ट कर दिया है। आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया? स्टेरॉइड हार्मोन में एक एग्जांपल ले लिया, फीमेल वाला हार्मोन एस्ट्रोजन। मैंने आपको कहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मेल में भी मिलता है, फीमेल में भी मिलता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल में मिलता है। मेल में डोमिनेटिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मतलब एंड्रोजन, और फीमेल में डोमिनेटिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये बात, लेकिन हाँ दोनों हार्मोन दोनों में मिलता है। क्यों मिलता है? मैंने आपको बोला एड्रिनल ग्लैंड का एक सेक्स कॉर्टिकॉइड, उसमें भी ये सारे हार्मोन है। तो लिटिल अमाउंट में एड्रिनल ग्लैंड से दोनों ही सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, दोनों ही सेक्स में। लेकिन हाँ टेस्टिस मेन सोर्स है एंड्रोजन का मेल में,
तो मेल में एंड्रोजन ज्यादा होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन। तो आपकी एनसीईआरटी ने एस्ट्रोजन वाला जो एक्शन है वो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये लो मैंने बनाया क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, चलेगा। ये क्या है, एस्ट्रोजन है। अब आप ही बताओ एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, अभी आपने बताया स्टेरॉइड हार्मोन है, ये सर नो, लिपिड नेचर का स्टेरॉइड हार्मोन है। अब आप बताओ आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये देखो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बायोलिपिड लेयर वगैरह, फलना ढिकना आपने इतना अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। ये अच्छा ये क्या, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसी टाइप से बना होता है, बताया आपको, बायोलिपिड लेयर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बाउंड होती है, ये एक लेयर एक और एक लेयर, मैं उतना नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाना, ठीक है। चलो तो अब ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, उधर सेल मेम्ब्रेन। अब ये पहली बात तो एस्ट्रो, जैसे याद कीजिए एफएसएच का टारगेट, एफएसएच मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, क्योंकि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में मिलता है, तो वो तो मेल फीमेल दोनों में इक्वल अमाउंट में मिलता है। मेल में एक्ट करता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, जो पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में, और फीमेल में मिलता एक्ट करता है कहाँ, कल बताया था एफएसएच, फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवरी पे। आज मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोजन ये मेन हार्मोन है फीमेल का, तो मेल के अंदर इसका कोई ज्यादा काम है नहीं, इनफेक्ट है नहीं, ठीक है। और अब आ जाते हैं किसमें, एस्ट्रोजन का फीमेल में। तो फीमेल में उसका टारगेट ऑर्गन कौन है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन में। फीमेल में एक स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसका नाम है यूटेरस, हिंदी बोलते हैं बच्चादानी, ठीक है। बेबी यहीं पे ग्रो करता है, ठीक है। बेबी कभी भी पेट में ग्रो नहीं करता, यूटेरस में ग्रो करता है, ठीक है। तो यूटेरस की जो वॉल होती है, उसके सबसे अंदर वाली वॉल, सबसे अंदर वाली दीवार, वो होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं, वहां पर होता है एस्ट्रोजन का रिसेप्टर। तो ये मैंने क्या बनाया पता है, कौन सा सेल है, ये सेल मैंने बनाया है सेल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इन फीमेल। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। फीमेल के यूटेरस का एंडोमेट्रियम का एक सेल मैंने निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि स्टेरॉइड हार्मोन को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये सीधे अंदर घुस जाता है, क्योंकि कैसा होता है, लिपिड नेचर का, यहां से भी अंदर आ गया, और उसके अंदर भी आ सकता है, लो उसके अंदर आ गया। अब देखो अलग अलग स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे आप मैंने आपको एस्ट्रोजन पढ़ाया, अलग अलग स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर सेल के अंदर ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर होता है। जैसे एस्ट्रोजन का सेल के अंदर भी न्यूक्लियस में रिसेप्टर है, ये देखो ये रिसेप्टर है, ये क्या है, हार्मोन रिसेप्टर है। अब मुझे बताओ ये हार्मोन रिसेप्टर कैसा है, न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक, बोलो जल्दी से, कैसा है, न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक, ये है न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, ये सर नो न्यूक्लियर। मैं आपको एक बार बताऊं, मोस्टली स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर जो होता है सेल के अंदर तो होता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली अंदर घुस जाएगा। जो मोस्टली जो होता है, मोस्टली होता है न्यूक्लियर, कैसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसका रिसेप्टर होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसका रिसेप्टर कहाँ मिल जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में ही। तो फ्यू कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। लेकिन चाहे हो न्यूक्लियर रिसेप्टर चाहे हो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, है तो सेल के अंदर, है तो सेल के अंदर। तो ये दोनों ही रिसेप्टर कैसे होंगे, इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रा सेल्युलर, बोलो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और कल जो आप पढ़े थे कैसा पढ़े थे, इंट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वो वाला प्रोटीन वाला याद करो, सेल के बाहर था उसका रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन पे ही था, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, लेकिन आज सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया है। तो कुछ तो साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, और मोस्टली के कहा मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो आप जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो एस्ट्रोजन वाला, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के भी अंदर होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन आएगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में, डायरेक्ट घुस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, इसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, और ये यहाँ पे क्या बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसके जुड़ने से यहाँ क्या बन गया, जल्दी बोलो, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC। अब मुझे बताओ वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर बनता था प्रोटीन वाले में, कल याद करो, क्या यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां पर प्रोटीन वाला हार्मोन डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता था, तक मुंशी जी चाहिए था अपना बात कन्वे करवाने के लिए, तो उसको मुंशी जी रखा, सेकेंडरी मैसेंजर को बनाया, प्राइमरी मैसेंजर ने मुंशी जी बनाया सेकेंडरी मैसेंजर को, तो वो जाके अंदर इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन यहाँ मालिक खुद अंदर आ जा रहा है, मालिक को कोई रुकावट नहीं है, तो जब वो खुद अंदर आ जा रहे हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर क्यों बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, अब सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाना।
अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स खुद क्या करता है, ये जो डीएनए है ना, डीएनए क्या होता है, जीनोम, जीनोम समझा है ना क्या होता है, पूरा जो जितना डीएनए पार्ट है एक हैप्लॉइड सेल में उसको बोलते हैं जीनोम एक साथ। तो जीनोम एनसीईआरटी ने लिखा है, इनफैक्ट ये डीएनए है, ठीक है, जीनोम का ही पार्ट होता है डीएनए। तो डीएनए में ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर जगह जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, ठीक है, बाइंड किया। अब आपको पता है जीनोम में क्या है, डीएनए, क्या है यहाँ डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है कि नहीं बनता है, जल्दी बोलो, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है कि नहीं बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम, ये सब पढ़ा रखा है, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो समझना क्या होता है, जैसे अच्छा एक बात और भी बताया मैंने आपको कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन, और यहाँ तो खैर मॉडिफिकेशन होता है तो एंजाइम बनता है। अब समझना, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसके साथ बाइंड किया, जीन के साथ, जीनोम में डीएनए सेगमेंट के साथ, तो उसके जीन को अल्टर कर देता है। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, फर्दर प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं जीन। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीन के एक्सप्रेशन को, क्या बोला मैंने, जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों ही काम कर सकता है, मतलब एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। चलो मैंने मान लिया जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाया, तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसलेशन का रेट बढ़ जाएगा, और प्रोटीन बनाने की रेट बढ़ जाएगी, और एंजाइम का जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा सिंथेसिस होने लगेगा। तो क्या होने लगेगा, इस सेल में दो बातें होंगी, एक तो क्या चिपचिपापन आएगा, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर नेचर आना, और एक इसकी मोटाई बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, और फिर ये नंबर भी बढ़ाएगा। ये सारा सब कुछ होगा। अब बताओ वहां पर कैसे हुआ था, याद रखना, वहां पर भी सेल ग्रोथ और डिवीजन हुआ था, यहां पर भी हो रहा है, लेकिन वहां पर हुआ था सेकेंडरी मैसेंजर के आने की वजह से, उसने करवाया बायोकेमिकल चेंज, और यहां पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट जीन को ही अल्टर कर दिया, और जीन के अल्टर करने से बायोकेमिकल चेंजेस तो आएगा ही, प्रोटीन वगैरह बनेगा, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्या, वही ये जो एंडोमेट्रियम की सेल है पहले ग्रो करेगी, फिर जाकर डिवाइड करेगी, और थोड़ा सा ग्लैंडुलर नेचर भी आता है। हालांकि ग्लैंडुलर नेचर मेनली एस्ट्रोजन की वजह से नहीं आता, प्रोजेस्टेरोन की वजह से आता है। तो प्रोजेस्टेरोन भी तो ऐसा ही एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी तो ऐसा ही एक्ट करता है। तो आप ऐसे याद रखो कि एस्ट्रोजन मेनली क्या करता है यहाँ पे, इस तरीके से। अब देखना, आप बोलोगे सर अब समझ में आया, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर केवल केवल कहाँ होता है, यूट्रस में। गलत, गलत। आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है कि एस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहाँ होता है, यूट्रस में। वनली वर्ड थोड़े ना लिखा गया है, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्रेस्ट में भी होता है। अब ब्रेस्ट क्या होता है पूरा पढ़ाएंगे हम रिप्रोडक्शन में। ब्रेस्ट मेल में नहीं होता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड से ब्रेस्ट का बनना होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी एस्ट्रोजन ही है, प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है। इसका मतलब एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्रेस्ट में भी मिलता है, तब तो उसकी मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करा रहा है, ब्रेस्ट में कन्वर्जन करा रहा है उसका। तो ऐसा गलत फहमी नहीं पाल लेना कि एस्ट्रोजन का रिसेप्टर केवल यूट्रस में होता है, उसका रिसेप्टर मेमोरी ग्लैंड में भी होता है, तब तो मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट में कन्वर्ट होता है। और मेल में एस्ट्रोजन नहीं होता है, इसलिए मेल में मेमोरी ग्लैंड ही रहता है, ब्रेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सारी बात तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में भी कोरिलेट कराऊंगा। अभी तो बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कोई नहीं रोकेगा उसको, कोई नहीं टोकेगा उसको। वो हार्मोन कहाँ का है, तो वो ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है। फीमेल जब मैच्योर हो जाती है, 15 साल के आसपास की हो जाती है, तो ओवरी को बोला जाता है कि भाई चलो तुम एस्ट्रोजन बनाओ। ये सब कैसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई तुम तो अब एस्ट्रोजन बनाओ। ओवरी ने बनाया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आया ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पहुंच गया यूटेरस के पास, क्योंकि ओवरी और यूटेरस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ओवरी इधर साइड में, यूटेरस बीच में, ठीक है। तो ओवरी के से निकल के ब्लड के माध्यम से यूटेरस के पास पहुंचा हार्मोन, वहां उसका रिसेप्टर यूटेरस के एंडोमेट्रियम सेल में था, वहां घुस गया। अब चूंकि फीमेल एस्ट्रोजन निकालने लगी है, तो वही एस्ट्रोजन ब्लड के माध्यम से मेमोरी ग्लैंड के पास भी पहुंचा, और मेमोरी ग्लैंड को बोलने लगा कि चलो अब तुम ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो। तो लगभग 4-5 सालों में पूरी की पूरी तरीके से मेमोरी ग्लैंड को कन्वर्ट करा दिया ब्रेस्ट में। ये सारी तैयारियां उसकी प्रेगनेंसी के लिए है, क्योंकि अगर कल को प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो बेबी को मिल्क भी पिलाना है, और प्रेगनेंसी को कंसीव भी करना है, बेबी को प्रोटेक्ट भी करना है यूटेरस के अंदर। तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगा, तो उस पूरी की पूरी बेबी को चारों ओर से कवर करके रखेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी बातें हम रिप्रोडक्शन में करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। क्या सभी को समझ में आ गया? बस कुछ कुछ डिफरेंस है वहां से। यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट जीन पर बाइंड करता है,
और जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, अल्टर करता है। सिंपल है, समझ में आ गया जी? एनी डाउट? सर एक बार रिकैप हाँ बोलो करवाइएगा, बोलो बोलो, बीच क्या में हुआ? मेरा लैग हो रहा था। अच्छा लैग हो रहा था, बोल अच्छा रहे एक बार रिकैप करवाइए। अच्छा ठीक है। बाकी और किसी को कोई डाउट है? चलिए डाउट नहीं, एक बार रिकैप करा देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा बोला कि जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वीडियो देख लीजिएगा अगर लैग कर रहा था तो, ठीक है। एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट घुस आता है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो डायरेक्ट बाइंड कर जाता है डीएनए सेगमेंट जीन के साथ, और जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। मान लीजिए कि एक्सप्रेशन को बढ़ाया गया है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का रेट बढ़ा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा, और प्रोटीन बनने के साथ सेल का ग्रोथ भी होगा, एंजाइम भी बनेगा। उससे यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की सेल है उसके अंदर बहुत टाइप के मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, सेल का ग्रोथ और फाइनली सेल का डिवीजन। इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर में जो है उसमें सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो एंडोमेट्रियम ठीक होती चली जाएगी। ये प्रेगनेंसी की तैयारी आज चल रही है, बस यही है एस्ट्रोजन का एक्शन। अब आपकी नोटबुक से आपको एक बार मैच करा देते हैं जो बातें मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए ये रहा आपका क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन बाइंड्स विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मैंने बोला ना मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लेना फ्यू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आल्सो, वो भी तो इंट्रासेल्युलर ही है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आल्सो। चाहो तो आप ऐड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ ऐड कर लो फ्यू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आल्सो, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, देखो एग्जांपल एस्ट्रोजन का मेन एग्जांपल मैंने बताया था, एस्ट्रोजन इज ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। उसका मेन एग्जांपल है एस्ट्राडियोल, ठीक है, फेमस एग्जांपल एस्ट्रोजन का। अब देखो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन विद द रिसेप्टर, अंदर घुस गया डायरेक्ट न्यूक्लियस में, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, होस्ट सेल लिख दिया है, ठीक है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये टारगेट सेल है, ठीक है। होस्ट सेल भी बोला जा सकता है क्योंकि एस्ट्रोजन बाहर से आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, देखो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है ना, तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड टारगेट सेल, और ये क्या है, ये क्या है, होस्ट जीनोमिक डीएनए, मतलब जो सेल एस्ट्रोजन को रहने का जगह देगा, टारगेट सेल जीनोम भी बोल सकते हैं उसको, होस्ट का, ठीक है। सब कुछ मैंने लेबलिंग कर दिया। अब देखो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, वो डायरेक्ट जीन के साथ अल्टर किया, और जीन के साथ अल्टर करने के बाद ये देखो यहाँ पे एक स्टेप उड़ गया, बताओ क्या। आप क्या करो, नोट्स में चाहो तो यहाँ पे पहले क्या बना दो, उसका रिसेप्टर, और इसको पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड करा के तब इसको यहाँ बाइंड करा, ठीक है। तो उसका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन से ज्यादा एमआरएनए, ज्यादा एमआरएनए से ट्रांसलेशन तो ज्यादा प्रोटीन, मेटाबॉलिक चेंजेस आ गया। तो यहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, क्रोमोसोम के फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। अब इस मेटाबॉलिक चेंजेस से, मेटाबॉलिक चेंजेस क्या, प्रोटीन का ज्यादा बनना, एंजाइम का ज्यादा बनना, अब इस मेटाबॉलिक चेंजेस से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा, ग्रोथ आएगा और डिफरेंशिएशन होगा ऑफ यूटेराइन टिश्यू, एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम की सेल थी, यूटेराइन सेल एंडोमेट्रियम एक्ट एज टारगेट ऑर्गन फॉर एस्ट्रोजन। तो ये सारा बात मैंने आपको एस्टेरॉयड हार्मोन के एक्शन का पढ़ाया, मैंने जो भी एग्जांपल आपको पढ़ाया है वो दोनों एग्जांपल रिप्रोडक्शन में फिर से काम आएगा, और वहां पे मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ एंडोक्राइन पूरी तरीके से कंसेप्चुअल है, और पूरी तरीके से एंडोक्राइन का यूज होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इसलिए अभिषेक को भी बोले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के अभी ही खत्म कर लो, 12th में पहला चैप्टर वैसे भी यही होगा, इसलिए एंडोक्राइन अभी पढ़ोगे ताजा ताजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ के खत्म कर लो, कल मॉर्निंग में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कल मॉर्निंग में एनी और 6 बजे हम क्लास लेंगे, तो कल मॉर्निंग में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप भी अभी से, ठीक है। जो भी है सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दो कल सुबह में, क्योंकि एंडोक्राइन साथ साथ चल रहा है, उधर रिप्रोडक्शन, तो आपको एकदम कोरिलेशन बहुत बढ़िया बैठेगा, ठीक है। दोनों चैप्टर साथ साथ खत्म हो जाएगा, दोनों चैप्टर कंसेप्चुअल है। चलिए तब आप क्या कीजिए, नोट्स मैंने ग्रुप में भेज दिया, अच्छा ये बातें मैं अभी समझाता हूँ, नोट्स मैंने ग्रुप में भेज दिया है, और वो आप नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, और जो नहीं निकलवाए वो निकलवा भी लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एक्ट्स स्लोअर,
बट इफेक्ट इज फॉर लॉन्ग लास्टिंग। और इसका जस्ट उल्टा लिखा था प्रोटीन वाले में, कल जो मैंने बोला था कि नहीं बताएंगे, कल बताएंगे आज के बारे में, ठीक है। वहां लिखा था प्रोटीन सोल्यूबल हार्मोन एक्ट्स फास्टर बट इफेक्ट इज शॉर्ट लिविंग। मैंने कहा था वहां पे, सुनेगा ध्यान से। होता क्या है, यहाँ पर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, पहली बात उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में टाइम लगता है, पहली बात। और सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, मोस्टली तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर में भी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, फिर वो जीन के साथ जाके बाइंड करेगा खुद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तब जाके मेटाबॉलिक चेंजेस आएगा। और जब चेंजेस आएगा ना, तो यूट्रस के लेयर में जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें काफी लंबे समय तक इफेक्ट दिखेगा, काफी लंबे समय तक उसका नंबर बढ़ेगा और डिफरेंशिएशन होगा, एटलीस्ट कम से कम 15 दिन तक, इतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा एस्ट्रोजन का। अब आप सोच के देखो। लेकिन एफएसएच आया, फॉलिकुलर सेल्स में वो क्या करता है, डिवीजन करवाता है। तो एफएसएच तो सेल के बाहर ही रह गया, वो तो झट से रिसेप्टर बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और झट से अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बनवा दिया। तो क्या हार्मोन को अंदर आना पड़ा है? नहीं आना पड़ा है। तो क्या इसमें कम समय लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा ना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाहर बन गया, अंदर मैसेंजर आ गया, मैसेंजर बन गया, मैसेंजर अंदर क्या किया, मेटाबॉलिक मतलब जीन एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करेगा, वो ऑलरेडी जो प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम है उसको बस एक्टिव करेगा। तो यहाँ तो क्या होने वाला है कि पर्टिकुलर हार्मोन अंदर घुसेगा, घुसने के बाद, घुसने में समय लगेगा, घुसने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स जीन के साथ बाइंड करेगा, तब उसकी एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गया कि कैसे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन स्लोअर एक्ट करेगा मगर इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक्ट करेगा स्लोअर लेकिन इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग, जबकि प्रोटीन वाला एक्ट करेगा फास्टर और इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी बोलिए। अगर आप सभी में किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार ले लेता हूँ। ईरान, एनी डाउट? नो सर। अभिषेक? नो सर। ज्योति? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं।